आज की इस सीरीज़ में फिर से एक नया सीरीज़ है जो आरपीएफ के लिए किरण पब्लिकेशन का कांस्टेबल के लिए 2024 एडिशनल का प्रैक्टिस सेट है, जो कि इस बुक में जीके जीएस और जीके जीएस, अंकगणित और रीजनिंग तीनों का प्रश्न उत्तर रहता है। आज के प्रैक्टिस बुक में देखेंगे सामान्य जानकारी का 50 क्वेश्चन आंसर हल देखेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न पर चलते हैं। सीरीज सेट नंबर 9 तक देख चुके थे हम लोग। आज की सीरीज़ में देखेंगे सेट नंबर 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें ये रीजनिंग का हो गया और अंकगणित 35 अंकगणित भी रहता है, ये अंकगणित हो गया। ये सब दूसरी क्लास में देखेंगे। आज की इस क्लास में देखेंगे सामान्य जानकारी का 50 क्वेश्चन आंसर, सामान्य जानकारी का, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा हम लोग का सामान्य जानकारी का पहला क्वेश्चन आंसर। और 71 नंबर है। पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को डैश के रूप से जाना जाता है। तो ये हिमालय पर्वत की जो श्रेणी है वो नदियों के आधार पर, वहाँ के राज्य के आधार पर बांटा गया है। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 2, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। वहाँ की कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय का कुमाऊं हिमालय। और उससे पहले वाला, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ड्रैगन बता देता हूँ, ये जैसे ये हो गया, जैसे ये नेपाल हो गया, तो यहाँ ये सतलज का नदी है, तो इससे ऊपर वाला भाग को पंजाब का हिमालय कहा जाता है। और उससे नीचे वाला हो गया कुमाऊं हिमालय। उसके बाद यहाँ से काली नदी से और सिक्किम के बीच तक का कहता है नेपाल हिमालय, और सिक्किम के आगे के अरुणाचल प्रदेश तक कहता है इसको असम का हिमालय, असम है। उसके यहाँ पे फिर यहाँ से ये मुड़ जाता है जो पर्वत श्रेणी, उसे पूर्वोत्तर का श्रेणी कहा जाता है। बेसिक 30 जानकारी थी जो मैंने बता दिया आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पादक का मापन करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर 4। इसे शॉर्ट में से कहते हैं CSO कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? तो यह हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, गुन्नार मिर्डल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 75 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गरीबी को मापने के लिए। ये तेंदुलकर जो समिति है, ये सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा संघीय सरकार की शाखा नहीं। तो इसमें से ये देखिए, ये मीडिया जो है ये नहीं है संघीय सरकार की शाखा, ये मीडिया नहीं। जहाँ तक कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, विधायिका हो गया संसद, न्यायपालिका हो गया सुप्रीम कोर्ट, और कार्यपालिका हो गया राष्ट्रपति, ये तीनों आता है संघीय क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है, दल बदल से क्या अभिप्राय है? 77 नंबर का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना, उसी को कहता है दल बदल, ऑप्शन नंबर 1। मतलब चुनाव जीतने से पहले आपने जिस पार्टी का
चिन्ह दिखाकर आपने पार्टी को जीता है, चुनाव जीतने के बाद उसे बदल नहीं सकते हैं। अगर बदलेंगे पार्टी तो आपके ऊपर लग जाएगा दल बदल का। दल बदल ये विरोध, दल बदल का जो है ये राजीव गांधी का शासनकाल जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने संशोधन करके जोड़ा था। ये अनुसूची दल बदल अनुसूची 10 में आता है, अनुसूची 10 में आता है दल बदल। चलिए अगला प्रश्न, प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अब्राहम लिंकन ने कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कौन था? अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था। 19 नवंबर 1863 को ग्रेटिसबर्ग के संबोधन के दौरान लोकतंत्र को लोगों के लिए लोगों के द्वारा लोगों की सरकार के रूप में वर्णित किया था। ग्रेटिसबर्ग के युद्ध में संयुक्त सेनाओं द्वारा राजसंघ को पराजित करने के बाद उन्होंने ग्रेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया में डिडक्शन ऑफ द सोल्जर नेशनल सेमेटरी को संबोधित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। तो ये कौन था? ये अमेरिकी राष्ट्रपति था 1863 में। चलिए अगला प्रश्न कहता है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। पहला जो होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें राष्ट्र पर हमला, युद्ध विराम या किसी भी तरह की अशांति पैदा होती तो उसलिए लगाया जाता है। दूसरा आपातकाल होता है जब राज्य में संवैधानिक सही ढंग से ढांचा नहीं चल पाता है, उसलिए लगाया जाता है। उसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राज्य में जब आपातकाल लगाया जाता है तो राष्ट्रपति शासन भी उसे कहते हैं। तीसरा होता है जब देश में आर्थिक स्थिति बिगड़ रही होती है तो वित्तीय आपात होता है, उसे लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं? तो यह हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 25, जो कि अभी नया वाला संविधान में इसमें 25 था। पहले 22 था भाग थे, पहले जो था 22 भाग ही था आरंभ में, जिस समय संविधान में 22 भाग था और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अभी 25 भाग के अंतर्गत 448 अनुच्छेद हैं। संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों को एक साथ भागों में वर्गीकृत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? तो यह हो जाएगा, केवल लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तरीकों से। पहला, परित्याग, भारत का कोई भी नागरिक भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा कर सकता है। दूसरा, अवसाद, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी स्वेच्छा से अपनी किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेती है तो। चौथा, वंचन, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने हेतु छल कपट का प्रयोग करने का आरोप लगने के कारण। ये 3 तरीका है नागरिकता अधिनियम 1995 संविधान के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नागरिकता को गंवाने की 3 विधियां बनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? अब इसका देखिए प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्योंकि इसका कोई चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, बल्कि यह नियुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका दयाराम साहनी, एक भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञ थे। उन्होंने 1921-22 में हड़प्पा के सिंधु घाटी स्थल के उत्खनन कार्यों का निरीक्षण किया था। जॉन मार्शल के संरक्षण में साहनी को 1931 में भारतीय पुरातत्व विज्ञान
सर्वे ASI का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। वह यह पद ग्रहण करने वाले प्रथम भारतीय थे। वह 1935 तक इस पद पर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1911 में। 1911 में घोषित किया गया था। 1911 में यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की राजधानी को कोलकाता से, इससे पहले कोलकाता था, कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली किया जाएगा। 1927 में इसे नई दिल्ली नाम दिया गया था और 13 फरवरी 1931 को नई राजधानी का उद्घाटन किया गया था। इससे पहले कोलकाता राजधानी बना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थववेद में। अर्थववेद में ये सब जादू, तंत्र मंत्र, जादू नियमों का वेद भी कहते हैं इसे। धार्मिक रीति रिवाज, अधिकांश अंधविश्वास एवं चिंता के संदर्भ में जादुई तंत्र मंत्र, उत्पन्न बीमारियों उपचार करने का हेतु मंत्र, जड़ी बूटियों और औषधि के रूप में प्राकृतिक से प्राप्त होने वाली औषधि खुराकों का वर्णन किया गया है। यह दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में विकसित जादुई धार्मिक अनुष्ठान का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल संसाधन के लिए प्रसिद्ध था। धौलावीरा का सिंधु स्थल अपने आत्म आधुनिक जल संग्रहण की तकनीकों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ वर्षा जल ग्रहण नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण प्रमाण मिला। यहाँ टंकी और तालाब प्रणाली द्वारा जल की आपूर्ति की गई थी और गंदा पानी के निकास हेतु तंत्र को उत्पन्न बनाया गया था। धौलावीरा की जल संरक्षण प्रणाली अपनी उन्नतशील द्रवचलित इंजीनियरिंग पर अत्यधिक बल दिया। चलिए अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, SM सैफुद्दीन। ऑप्शन नंबर 1 का फुल फॉर्म है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? ये देखिए, दक्षिण कर्क रेखा 37 डिग्री दक्षिण कर्क रेखा, ये गलत है। उत्तर मकर रेखा, ये भी गलत है। उत्तर तट, ये भी गलत है। सही प्रश्न इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 3 रेखा गुजरती है। ये 20 से 1 0 डिग्री, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, ये भी 37 डिग्री मकर रेखा दक्षिण हो गया। ये 37 डिग्री कर्क रेखा उत्तर हो गया। ये ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये बीच में 0 डिग्री भूमध्य रेखा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर का खारापन 342 ग्राम प्रति किलोग्राम या 34.2% खारेपन के साथ मृत सागर खारेपन की तुलना में 9.6 गुना अधिक खारा है। आम महासागर से 9.6 गुना अधिक खारापन है। 9.6 गुना। विश्व में जल के सर्वाधिक खारेपन जलाशय में से एक है। इसमें खारेपन इतना है कि जिसमें पौधे और जंतु का विकास नहीं हो सकता है। उसमें लवणीय झील भी इसे कहा जाता है, जो कि पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल और फिलिस्तीन से घिरा हुआ है यह झील। चलिए, इसे झील भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, चापाकर झील की रचना तब होती है जब नदी डैश होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गलत, इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत कम ढलान पर। बहुत कम ढलान पर, जैसे यू आकार वाली चापाकर झील पानी का एक जलाशय है। इसका निर्माण तब होता है जब एक
जब एक विस्तृत विसर्पण नदी की मुख्य धारा से कटकर जल के एक अस्थायी अस्थायी जलाशय का निर्माण करता है। नदी अपने सीधे पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहती है और विसर्पण को छोड़ दिया जाता है। चापाकल झील नदी की निचली धारा की विशेषता से युक्त होती है। इसकी ढाल अत्यंत नीचे होती है और यह मुख्यतः निक्षेपण कार्य में संलग्न होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कैप कैमोरीन किस देश में स्थित है? कैप कैमोरीन किस देश में स्थित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। भारत के तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को कैप कैमोरीन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है जो 3 ओर से लक्षद्वीप सागर से घिरा हुआ है। हालांकि गणतंत्र भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। स्थलीय वाला ये हो गया, जैसे ये भारत हो गया, ये जो हो गया यहाँ पे, इसी को यहीं पे कन्याकुमारी दक्षिणतम बिंदु है, इसी को कहा जाता है कैप कैमोरीन। चलिए अगला प्रश्न, किसको शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सफीना हुसैन को। 11 शिखर सम्मेलन शिक्षा समय के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में सफीना हुसैन को प्रतिष्ठा वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार अपनी तरह का पहला वैश्विक पुरस्कार है जो शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी व्यक्ति को सम्मानित करता है। एजुकेट गर्ल्स इस अनुभव दृष्टिकोण का एक उदाहरण है जिसमें एआई का उपयोग करके उन गांवों की पहचान की जाती है जहां स्कूल ना जाने वाली लड़कियों की संख्या अधिक है। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पौधा, बैक्टीरिया, फफूंदी, शैवाल और कुछ अर्चिया में पाई जाती है। जंतु की कोशिकाओं कोशिका भित्ति नहीं होती, ना ही प्रोटोजोआ में होती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित एक संरचनात्मक परत है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता से सुरक्षा दोनों प्रदान करती है और निस्यंदक प्रक्रम के रूप में भी कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग है? नंबर 1 अकल की दाढ़। अकल की दाढ़। जीव विज्ञानी वर्तमान में अकील दाढ़ को अवशेषण या शरीर के ऐसे भाग के रूप में वर्गीकृत करते हैं जो विकास के कारण कार्यहीन हो गए हैं। उनका मानना है कि अकील दाढ़ या चर्वन का तीसरा समूह हमारे पूर्वजों के आरंभिक कठोर भोजन जैसे पत्तियों, जड़ें, काष्ठफल और मांस जिसे चबाने के लिए अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता होती थी और परिणाम स्वरूप दांत अत्यधिक घिस जाते थे का विकासवादी उत्तर था। आधुनिक भोजन के अत्यधिक मुलायम होने के कारण अकील दाढ़ की आवश्यकता अतित्वहीन हो गई है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यकता होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। यह गुणसूत्र 21 के सभी भाग या तीसरी प्रकृति के एक भाग की उपस्थिति के कारण होने वाली एक आनुवंशिक विकार है। यह विकार विशिष्ट विकास में देरी, चेहरे से संबंधित विशिष्टता और सामान्य बौद्धिक असमर्थता
से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्याज एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक प्रवर्तित डैश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तना। तना कुछ पौधे के प्रवर्तित तने हैं जहां पौधे अपनी आरक्षित सामग्री को संचित करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग किया जा सके। ऐसे पौधे में संग्रह अंग को रूपांतरित किया जाता है। ऐसे पौधों में रूपांतरित कली या वृद्धि बिंदु होता है जो कि रूपांतरित गुद्देदार पत्तियों से घिरा होता है जिसे स्केल्स के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। प्याज गांठ बल्ब का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेलेनिन। मेलेनिन एक रंजक है। मेलेनिन क्या है? रंजक। मेलेनिन एक रंजक है जो मानव त्वचा हो गया, बाल और आंखों को रंग प्रदान करता है। गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना में काली त्वचा वाले लोगों की त्वचा में मेलेनिन की मात्रा अधिक होती है। समझ गए? मेलेनिन रंजकों को कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह में उत्पन्न किया जाता है जिसे मेलेनिनोसाइट्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है इसमें से एक उड़ते हुए जेट में डैश होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा गति तथा स्थित ऊर्जा दोनों होते हैं। गति तथा स्थित ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न। ऊष्मा के प्रभाव की दिशा डैश पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर हो जाए तापमान पर। ऊष्मागति के दूसरे नियम के अनुसार ऊष्मा हस्तांतरण सदैव उच्च तापमान वाले क्षेत्र या वस्तु से निम्न तापमान वाले दूसरे क्षेत्र वस्तु को घटित होती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जब तक वस्तु और आसपास का परिवेश उस तापमान को प्राप्त नहीं कर लेते हैं जिस बिंदु पर वे तापीय संतुलन में होते हैं। तापीय ऊर्जा का रूपांतरण मुख्यतः चालन, तापन, संवहन या विकिरण के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न आ जाए। अगला प्रश्न कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन। ऑप्शन नंबर परावर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्धक कांच में डैश लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आवर्धक कांच प्रयोगशाला के संदर्भ में इसे हैंड लेंस कहते हैं। एक उत्तल लेंस है जिसका प्रयोग किसी वस्तु का आवर्धित चित्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इन लेंसों को प्रेस हैंडल की सहायता से फ्रेम में आरोपित किया जाता है। आवर्धक लेंस का प्रयोग लाइट पर फोकस करने जैसे सूर्य की विकिरण को संदर्भित कर अग्नि प्रज्वलन के लिए केंद्रित स्थल पर हॉट स्टॉप का निर्माण करने हेतु किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जम्मू कश्मीर का। चलिए अगला प्रश्न है बीट को डैश के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा दबियाधारी अंक। द्विआधारी अंक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बीट एक बाइनरी डिजिटल मिश्रित रूप है। यह इंफॉर्मेशन की मूल इकाई है जिसका प्रयोग कंप्यूटर और डिजिटल कम्युनिकेशन प्रयोग में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न इसका देखते हैं। और एक मिनट
हाँ, अगला प्रश्न है सम्मिलित कीजिए, यानी मिलान करने वाला है। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। तो इसका मिलान करने के लिए है, तो एक का हो जाएगा, एक का इसमें अम्लीय है कार्बोनाइटेड पे। उसके बाद दो का हो जाएगा क्षारीय का साबुन, और न्यूट्रल का हो जाएगा अशुद्ध जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, थोरियम। थोरियम एक रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है जो प्राकृतिक में थोरियम 232 के रूप में पाया जाता है। यह मुख्यतः पृथ्वी के दुर्लभ खनिज मैंगनीज मोनाजाइट में पाया जाता है, लेकिन यह इक्योसेनाइट और थोरियोनाइट में भी पाया जाता है। यह यूरेनियम की तुलना में पृथ्वी की प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और प्राकृतिक रूप से केवल ऑक्सीकृत रूप में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु भट्ठी रिएक्टर में ईंधन क्षय की तरह प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर दो, यूरेनियम। प्राकृतिक में पाए जाने वाले यूरेनियम में केवल 1% यूरेनियम में U-235 आसानी से विखंडन होने वाला आइसोटोप है, और इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश रिएक्टर डिजाइनों को संवर्धित ईंधन की आवश्यकता होती है। संवर्धन की प्रक्रिया में U-235 के प्रतिशत में वृद्धि की जाती है और ऐसा गैसीय प्रसार या गैस अपकेंद्रित साधनों द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। क्लोरीन की ब्लीचिंग अभिक्रिया ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा होती है। ब्लीचिंग कार्य के लिए इसे नमी की आवश्यकता होती है। क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक और हाइपोक्लोरस एसिड का निर्माण करने हेतु जल के साथ अभिक्रिया करती है। हाइपोक्लोरस एसिड अस्थायी है और यह नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करने में हेतु आसानी से विघटित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषक का एक अहम घटक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर दो। चलिए अगला प्रश्न है सही आहार श्रृंखला क्या है। तो इसका सही आहार श्रृंखला है ऑप्शन नंबर दो डेट्रिट्स आहार श्रृंखला। डेट्रिट आहार श्रृंखला सही है। चलिए अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन आरंभ हुआ था। किस दिन प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च के साथ अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने इसे साबरमती आश्रम से लेकर समुद्री तट के निकट स्थित डांडी गांव तक डांडी मार्च का नेतृत्व किया था। नमक कानून को तोड़ना सविनय अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक उद्घाटन था 1930 में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें ये बहुत बड़ा प्रश्न है इसलिए इसको इतना छोटा किया। इसका अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभ्यकार और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है, कार्ल लैंडस्टीनर निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। 1900 में मुख्य रक्त समूहों को पहचान की थी। 1901 में उन्होंने 3 प्रमुख मानक रक्त समूहों ए, बी और सी, जिसके बाद वो कहा जाने लगा की घोषणा की थी। बाद में वैज्ञानिकों ने 1902 में चौथे प्रकार के रक्त समूह ए बी की खोज की थी। लैंडस्टीनर की खोज ने अनुकूल रक्त समूह वाले लोगों के मध्य रक्त आधार को बढ़ावा दिया, ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में शेयर बाजार के लिए प्रावधान नियामक संस्था कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शेयर बाजार के लिए सेबी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बहाई धर्म के लिए। भारत में नई दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल एक बहाई पूजा स्थल है, जिसे दिसंबर 1986 में लोगों को समर्पित किया गया था। सभी बहाई पूजा स्थलों के समान लोटस टेम्पल किसी विशेष धर्म या किसी अन्य योग्यता पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए खुला है। बहाई धर्म की मूल शिक्षा यह है कि बहाई पूजा स्थल सभी धर्म के लोगों के लिए एकत्रित होने, चिंतन मनन करने और पूजा करने का स्थल होना चाहिए। सभी धर्म के लोग वहाँ पे जाके अपना आचरण कर सकते हैं स्थल। चलिए अगला है, सप्तऋषि नाम एक डैश का है। तो सप्तऋषि है एक तारामंडल का नाम, सप्तऋषि तारामंडल, ऑप्शन नंबर 4। सप्तऋषि तारामंडल ग्रेट बियर सप्तऋषि को उर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में एक तारामंडल है। यह टोलेमी द्वारा सूचीबद्ध 48 तारामंडलों में से एक है तथा 88 आधुनिक तारामंडलों में से एक है। इसे पूरे वर्ष के दौरान अधिकांशतः उत्तरी गोलार्ध में देखा जा सकता है। सप्तऋषि हमेशा उत्तरी दिशा में रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, SC, ऑप्शन नंबर 4 है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये डायरेक्ट संविधान में अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित निर्वाचन में किसी भी तरह वाद विवाद होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फैसला किया जा सकता है। इसका चुनाव अधिनियम 1952 की धारा 14 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनाव की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक बनाए रखा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6.50%, 6.5%। चलिए अगला प्रश्न है और ये लास्ट भी प्रश्न है। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास अयंगर। स्वतंत्र भारत लीग द इंडिपेंडेंट फॉर द इंडियन लीग की स्थापना 30 अगस्त 1928 को की गई थी। श्रीनिवास अयंगर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इस लीग ने अपने आंतरिक उद्देश्य के रूप में ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग की थी।
पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मांग किया था। बस आज के इस सेशन में था। आज के इस सेशन में 50 क्वेश्चन था जो कि सामान्य ज्ञान का था। इसे सामान्य जानकारी भी कह सकते हैं। सामान्य जानकारी का 50 प्रश्न था और सेट नंबर चल रहा था 10 चल रहा था। सेट नंबर 10 देख रहे थे। अगला सेशन और अगला वीडियो लाएंगे सेट नंबर 11। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो तो इसी तरह देखते रहिए और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।